अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बर्शा खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज रऊफ हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत सख्त अल्फाज यूज किए और वो कुछ कह दिया जिसको कहने से सारे डरते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स वाहिद ने इस मुल्क को अपनी डिक्टेटरशिप और अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से रियासत को दांव पर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं और रियासत को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में इन्होंने और मजीद क्या कहा। तो आज हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमजोर होते हुए देख रहे हैं, हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं और उससे पहले भी 76 साल के अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर इस मुल्क में कोई मसला है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका तो वो इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, किकिंग द प्राइम मिनिस्टर आउट एंड देन किकिंग देम बैक इनटू पावर। ये खत्म, इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और आज भी हमने उसी इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई घनौना रुख जो है वो इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में कमरा अदालत में देखा है। जब तक ये होता रहेगा ना इंसाफ मिलेगा, ना आज़ादी मिलेगी, ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा और ना ही जमहूरियत बहाल होगी। तो हमारी जद्दोजहद जो है वो इसके खिलाफ है और ये हम जारी रखेंगे। अहमद फरहाद का केस भी आपके सामने है। इतने सारे दिन उसको हब्से बेजा में रखकर पहले उसको मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर बाग में कहीं उसकी अपीयरेंस करवाई गई किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर और वहाँ से कहा गया कि मुजफ्फराबाद में उसके खिलाफ एक केस और दर्ज है, वहाँ भेजा गया। तो वहाँ से वो केस के सिलसिले में मुझे आखिरी इतलात मिली थी कि उसको वहाँ से छोड़ दिया गया है। तो एक नज़म हक़ाइक़ पर मबनी एक नज़म लिखने की पादाश में एक इंसान के साथ पिछले 1 महीने में, सवा महीने में क्या हुआ। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से हम उठ के घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो तो मौजूद है, शायद सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो रियासत के ऊपर घनौने धब्बे जो लगाए जा रहे हैं एवरी डे, हर दिन के साथ, वो कभी नहीं धुलेंगे। और यही लोग जो कि आज जुल्म व बर्बरियत का जिन्होंने बाजार गर्म किया गया है, कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। इस वक्त खान साहब के खिलाफ जो इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं और उनमें से आज एक का जजमेंट आनी थी, वो नहीं है। अब वो देखते हैं कब आता है। इसी तरह से साइफर का जो मुकदमा है वो भी क्रैश कर चुका हुआ है। तोशा खाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है और अल कादर के ऊपर बेल की है। सो ये मतलब एक्चुअली तो ये तमाम मुकदमात ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे और खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मौजूद हैं। और हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके खिलाफ रजिस्टर किए जाएंगे। सो ये तो आज का जो हुआ है गंथ, उसकी कुछ कहानी है। बाकी कुछ हमारे पीटीआई के नैरेटिव के बारे में कुछ मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं और हमें पता है कि उनके पीछे कौन सी ताकतें कारफरमा हैं। एक तो 1971 का जो डिबैकल था उसके बारे में बहुत सी मिसगिविंग्स क्रिएट की जा रही हैं। आप दोस्तों में से जिन्होंने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी है, और आई एम वन ऑफ दोज फॉर्चुनेट पीपल हु गॉट ए कॉपी वेरी अर्ली, और मैंने वो पढ़ी है, उसमें कहीं भी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात नहीं कही गई, बल्कि कई जगहों के ऊपर कहा गया है कि फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी। इट वॉज़ अ फेलियर ऑफ द लीडरशिप। और उसमें एक शख्स की बात बार बार की गई है जिसका नाम था जनरल याया खान, आगा मोहम्मद याया खान, कि उसने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए रियासत को दांव पर लगाया और रियासत के 2 टुकड़े हुए। ये उस वक्त की कहानी है 1971 की, जब एक शख्स, एक मुतलकुल अनान हुक्मरान ने अपने इक़्तिदार को मज़ीद तवालत देने के लिए रियासत को दांव पर लगाया और 54% ऑफ द रियासत जो थी वो सीट कर गई, वो इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया, विच इज़ कॉल्ड बांग्लादेश नाउ। सो पैरेलल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो उस वक्त में और आज के वक्त में कर रहे हैं कि आज भी एक शख्स वाहिद अपनी डिक्टेटरशिप को, अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए पिछले 2 साल से
उसने भी रियासत को दांव पर लगाया हुआ है। हम इस जोम में हैं कि मशरकी पाकिस्तान 1000 मील दूर था और शायद वहां लड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं था जितना कि यहां होगा। हम इस जोम में हैं कि हम यहां मुल्क का कोई हिस्सा जो है वो secede नहीं करने देंगे या वो अलग नहीं होने देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एक तायराना नजर डालें तो इस वक्त पाकिस्तान की 6 इकाइयां हैं। 4 आपके प्रोविंसेस हैं, गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है। इनमें से आज़ाद कश्मीर रेस्टिव है, गिलगित बल्तिस्तान रेस्टिव है, बलूचिस्तान अरसा दराज से रेस्टिव है, केपी जो है वो लिटरली एज के ऊपर है। तो क्या अल्टीमेटली हमने पाकिस्तान की शक्ल पंजाब और सिंध की शक्ल में देखनी है? और जो शख्स अपने इक्तदार को तवालत देने के लिए और अपनी डिक्टेटरशिप को फर्दर परपेचुएट करने के लिए जिसने रियासत का फ्यूचर रिस्क के ऊपर लगाया हुआ है, क्या हम उसको वो ये काम करने देंगे जो वो काम कर रहा है इस वक्त? क्या हमारी अदालतें और बाकी जो हमारे इदारे हैं वो अपना रोल नहीं प्ले करेंगे कि मुल्क के ऊपर जो स्टैंगल होल्ड है डिक्टेटरशिप का उसको खत्म किया जाए और आइन और कानून और जमहूरियत को बहाल किया जाए इस मुल्क पे? इस मुल्क का फ्यूचर क्या डिक्टेटरशिप से साथ लिंक्ड है या आइन और कानून के साथ लिंक्ड है? कोई भी रियासत दुनिया में आजकल के ज़माने में ऐसी नहीं है जो कि डिक्टेटरशिप के बलबूते के ऊपर आगे चल सकती है। किसी न किसी तरीके से किसी न किसी शक्ल में वहाँ आइन और कानून की हुकूमत होती है। ये पाकिस्तान वो वाहिद रियासत है इस वक्त जिसने कम से कम पिछले 2 साल में न सिर्फ कि आइन और कानून का टोटल फुकदान नज़र आया है बल्कि ब्रेजन जिसे कहते हैं ब्रेजन तरीके से उसको वेंडलाइज किया गया है। पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप्स में 1947 के बाद से जो 4 डिक्टेटरशिप आई हैं उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, वो ये थी कि जब वो टेक ओवर करते थे तो आइन को या तो एब्रोगेट कर देते थे या सस्पेंड कर देते थे, मोस्टली एब्रोगेट कर देते थे। जितने भी डिक्टेटर्स आए हैं उन्होंने आइन को एब्रोगेट किया और फिर अदलिया के जरिए वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत उसको लेजिटिमाइज कर लेते थे, अपना इक्तदार जो है वो लेजिटिमाइज कर लेते थे और इंटरनेशनल कम्युनिटी से फिर अपने आप को लेजिटिमाइज कराने के लिए पाकिस्तान को आग में झोंका जाता था। वो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई हो अंडर जियाउल हक या वो मुशर्रफ के दौर में। जी तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि आज रऊफ हसन ने रुला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और काफी कुछ कहा बगैर किसी के खौफ के। मुझे आप अपने कमेंट्स में बताएं कि आप इस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद क्या समझते हैं कि जो बातें रऊफ हसन ने की क्या वो सही है या गलत। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।